बदलते हुए मौसम के साथ हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बच्चों में कई सारी बीमारियां देखने को मिल रही है। क्या इसका कारण सिर्फ मौसम का बदलाव है या और भी कुछ? आज हमारी बरदानी मिरर की खास बातचीत पे हमारे साथ जुड़े जुड़े हैं डॉक्टर संजय चौरसिया। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज आपका बरदानी मिरर पे। जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मदनी मिरर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया सीनियर पीडियाट्रिशियन और न्यूरोटोलॉजिस्ट हूँ, पीएमसी हॉस्पिटल जो रविंद्रपुरी में है यहाँ पर। पिछले 12 वर्षों से मैं यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। आपने शायद पूछा कि बदलते मौसम में किस तरह बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, तो ये इस परिवेश में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो मौसम बदल रहा है नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब भी विंटर से हम लोग चलते हैं समर में, तो अभी मौसम थोड़ा-सा चेंज होता रह रहा है कि कभी-कभी बीच में टेम्परेचर एकदम से कम हो रहा है और बढ़ जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि 2 तरह की बीमारियाँ बहुत कॉमन है। एक तो एक्यूट वायरल इलनेस जैसे कि वायरल फीवर है हमें, टेम्परेचर जब बहुत सडन चेंज होता है तो उसमें वायरल फीवर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और वायरल फीवर मोस्टली तो थोड़ा सर्दी, जुकाम ये सब के बच्चे बहुत आ रहे हैं आजकल, लेकिन उसमें भी कुछ वायरल इंसेफेलाइटिस के पेशेंट्स या वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं तो जो पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं, चूँकि अब ये मौसम बदल रहा है तो जो ऐसे जो जर्म्स हैं जो कि गर्मियों में उनका ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो वो अमूमन हम लोग देखते हैं कि खाने पान पीने की चीज़ों से जो होता है कंटामिनेशन से फूड एंड वाटर बॉर्न डिज़ीज़ बोलते हैं, प्रदूषित जल और पीने के पानी से। तो उसके द्वारा होने वाली जो बीमारियाँ उसमें डायरिया है, जो कि बच्चों काफ़ी बच्चे आ रहे हैं डायरिया, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, ये सब पानी से दूषित पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो इंट्रोकोलाइटिस है बहुत सारा। तो ये सब बीमारियाँ बच्चों में अभी बहुत कॉमन हैं जो कि इस समय देखी जा रही हैं। बाकी रूटीन में और भी जो पुराने बच्चे आते हैं उनमें वो बीमारियाँ हैं, किसी को दौरे की बीमारी है, किसी को अस्थमा है, आजकल इतना पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है वातावरण में, तो वो सब तो लगातार किसी भी सीज़न में वो सब हो रही हैं। तो मोस्टली जो इस समय है वायरल फीवर और जो हम लोग देखते हैं पानी से होने वाली बीमारियाँ। जी। सुविधाओं की बात करें तो कि ऐसी क्या सुविधाएँ हम बच्चों को आपके यहाँ से दे सकते हैं जिसके बारे में हमें दर्शकों को अवेयर होना चाहिए? देखिए पीएमसी हॉस्पिटल में वैसे तो कई डिपार्टमेंट चलते हैं लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर पीडियाट्रिक्स और गायनिकोलॉजी जो है मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। मेरे अंडर में मैं अपनी जो ओपीडी चलाता हूँ, मैं ओपीडी की सुविधाएँ बता दूँ आपको। जो पिछले 12 वर्षों से हम लोग ओपीडी कर रहे हैं, उसमें मैंने कुछ स्पेशल ओपीडीज़ भी चलाई हैं जैसे अस्थमा और एलर्जी वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से चाइल्ड अस्थमा क्लिनिक चलता है जो कि प्रत्येक सोमवार, दूसरा सोमवार पड़ता है महीने का, उस दिन निःशुल्क उस दिन होता है और उनकी पीएफटी, पीएफआर की जाँच भी निःशुल्क होती है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चे फ़ॉलो-अप में रहें, सारे पेरेंट्स उनको थोड़ा लोड कम हो, तो चाइल्ड अस्थमा क्लिनिक चलती है हमारी और दूसरी चाइल्ड न्यूरोलॉजी क्लिनिक। चाइल्ड न्यूरोलॉजी क्लिनिक में हम लोग असेस करते हैं ऐसे बच्चों को जिनमें सीज़र डिसऑर्डर है, फिट्स है मतलब जिसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसे तमाम बच्चे आते हैं पूर्वांचल के अन्य-अन्य जिलों से और भी झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी मरीज़ आते हैं मेरे अंडर में। तो इस तरह के मरीज़ों को और उसमें भी एक विशेष सुविधा है मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए। जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, जो जिनको बहुत लंबी थेरेपी चल रही है, सपोज़ करिए कोई मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट है, कोई ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर का पेशेंट है, ऑटिज़्म है, सेरेब्रल पैल्सी है, उसका ब्रेन का विकास ही नहीं हो पाया है, चल-फिर नहीं सकता है, दौरे आते हैं बीच-बीच में। ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से हम लोग चाइल्ड न्यूरोलॉजी क्लिनिक में उनको निःशुल्क हम लोग परामर्श की सुविधाएँ दे रहे हैं पिछले 12 वर्षों में और अब तक लगभग 50,000 से अधिक बच्चों की ऐसी सेवाएँ हम लोग दे चुके हैं, सिर्फ़ इस बीमारी के बच्चों का। तो ऐसा करके मेरा ये सोचना है कि अगर कोई परिवार चूँकि कोई बच्चा दिव्यांग होता है, तो पूरा परिवार ही लगभग दिव्यांग होता है, दिव्यांगता से जूझ रहा होता है। तो उन पेरेंट्स को थोड़ी सहूलियत हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ये क्लिनिक प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये संचालित होती है यहाँ पीएमसी हॉस्पिटल में। और बाकी पीडियाट्रिक्स जो है हमारी जो सुविधाएँ यहाँ पे भर्ती मरीज़ों के लिए हैं, उसमें हमारे पास अच्छे एनआईसीयू की सुविधा है। एक बहुत ही अच्छे वेल इक्विप्ड और सारे जितने भी हमारी टीम है आईसीयू की, पीआईसीयू पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था है, जिसे बड़े बच्चों के आईसीयू बोलते हैं हम लोग, उसकी व्यवस्था है हमारे पास। पीडियाट्रिक सर्जरी की व्यवस्था है, कोई बच्चा है उसको जन्मजात कुछ प्रॉब्लम है, उसको कोई रास्ता नहीं बना है, खाने की नली नहीं बनी है, कुछ ऐसे बच्चों में हाइड्रोसील है, हर्निया है, पेट की रुकावट है, तमाम ऐसी बीमारियाँ हैं। तो उनके लिए पीडियाट्रिक सर्जरी की यहाँ पे सुविधाएँ हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। और दूसरा डिपार्टमेंट गायनिकोलॉजी हो गया तो उसको डॉक्टर श्वेता चौरसिया जो कि संचालित करती हैं, डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल की।
डॉक्टर श्वेता का विशेष रूप से उनका इंटरेस्ट है आईवीएफ में। अभी आईयूआई वगैरह बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं होते थे, उनको हार्मोन थेरेपीज है और आईयूआई है। इनके माध्यम से जरूरत नहीं पड़ती कि आईवीएफ की तरफ जाया जाए। टेस्ट ट्यूब बेबी के पहले भी बहुत सारी स्टेप्स हैं। तो उनकी क्लिनिक संख्या उन्होंने भी अपनी प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क ओपीडी की सुविधाएं दी हैं, जिनमें गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो सके, एक अच्छे स्पेशलिस्ट की ओपिनियन मिल सके। इसको देखते हुए उन्होंने भी लगभग पिछले 12 वर्षों से अपनी ओपीडी निःशुल्क की हुई है और उसकी भी संख्या करीब 40,000 से अधिक ऐसी महिलाएं हो चुकी हैं। टोटल हम लोगों ने आज तक लगभग 1 लाख के आसपास के मरीजों को निःशुल्क अपनी सुविधाएं दी हैं ओपीडी की, और आगे भी हम ईश्वर की कृपा से इसको जारी रखेंगे। इसके अलावा पीएनसी हॉस्पिटल में मेडिसिन की विशेष सुविधा है, चेस्ट फिजिशियन की व्यवस्था है, आपकी न्यूरोलॉजी की है, कार्डियोलॉजी, बेसिक कार्डियोलॉजी हमारे पास है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की है, यूरो सर्जरी है, ऑर्थो की सर्जरी है। ये सब फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पे। पूर्णतः अच्छे लैब की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, जो सारी जांचें हो जाती हैं। इनबिल्ट हमारे यहाँ चेस्ट एक्सरे है, हमारे यहाँ लैब है, हमारे पास सीटीजी मशीन है, हमारे पास ईसीजी मशीन्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, अच्छे वेंटिलेटर्स हैं। तो एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है और एक बहुत ही चैरिटेबल रेट में हम लोग, क्योंकि शुरू से हमारा ध्येय रहा है। कहीं भी मेरा स्लोगन पढ़ेंगे लिखा होगा पीएमसी हॉस्पिटल, नीचे लिखा होगा हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, एक मानवता का प्रवास जैसे इसको बोलते हैं। तो हम हमेशा अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट को, उसकी कंडीशन को, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका इलाज किया जाए, एक समानुभूति के आधार पर उसका इलाज किया जाए। मतलब उसको ऐसा लगे कि नहीं, डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस चल रही है। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आजकल बच्चों में भी डायबिटीज देखने को मिल रही है, तो क्या आपके यहाँ भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या उससे रिकवरी हो सकती है? हाँ, देखिए, ये तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। वो लोग सोचते हैं कि बच्चों में डायबिटीज़ नहीं होती है। कम होती है, बच्चों में डायबिटीज़ बहुत कम होती है। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उससे हम सभी लोग भली-भाँति परिचित हैं। और वो टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं, हमारे खान-पान में प्रॉब्लम है, हमें मोटापा ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन बन तो रहा है हमारे शरीर में, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, जो फैट बहुत ज़्यादा हम लोग शरीर में आ गया है, हम लोग चल फिर नहीं रहे हैं। तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है और उसका इलाज यूजुअली जो हम लोग दवाइयाँ, टैबलेट्स वगैरह हैं उसके लिए शुगर कंट्रोल करने की, उससे ठीक हो जाता है। ये बड़े लोगों में होता है, ये नॉर्मली देखा जाता है तो 20 साल के 30 साल के बाद ही होता है। अब तो जल्दी होने लगा 31-40 में, नहीं पहले तो 50-60 में होता था, क्योंकि पहले लोग एक्टिव थे काफ़ी। अभी लोग एक्टिव नहीं है तो 35-40 वालों को भी डायबिटीज़ हो जा रहा है। अब दूसरी वैरायटी में हम लोग आ जाते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है हमारा, वही बच्चों में होता है। मान लीजिए अगर 3 साल का बच्चा है, अब उसका शुगर आ गया 400-500 की रेंज में, तो उस पे डायग्नोज़ करना होता है, क्या इसको डायबिटीज़ है? उसका यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन में ग्लूकोज़ हम लोग डिटेक्ट करते हैं, कीटोन बॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। अगर कीटोन बॉडीज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ है। फिर उसको लेबल करके उसका ट्रीटमेंट, देखिए एकमात्र ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन थेरेपी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का थेरेपी जो है इंसुलिन थेरेपी है, क्योंकि टाइप 1 जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यूजुअली जो, और उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है हमारे पैनक्रियाज में, तो हमें इंसुलिन रिप्लेस करना है। तो सीधी-सी बात है, इंसुलिन जितना हमें ज़रूरत है उसके वज़न के हिसाब से, शुगर के हिसाब से हम लोग उसको इंजेक्शन इंसुलिन पे ले आते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी बच्चों में ट्रीट करना, इंजेक्शन लगाने से पेरेंट्स भी डरते थे, घबराते थे। आजकल एक पेन इंसुलिन आ गया, बिल्कुल पेन में बहुत महीन नीडल होती है, 28-30 गेज की नीडल होती है और बहुत महीन बाल बराबर नीडल होती है, और पेन में लोड करके उसको बस बटन दबाना होता है और वो अपने आप इंजेक्ट हो जाता है स्किन में। तो अब वो थेरेपी आ गई है। बहुत से बच्चे पहले हमारे पास, मैं पहले हैंडल करता था, मुश्किल होता था। अभी पेन इंसुलिन वगैरह आ गया है, तो पेन से लगाना ईज़ी है, तो पेरेंट्स को हम लोग बता देते हैं और एक ग्लूकोज़ की मशीन, ग्लूकोमीटर आता है, उसको दे देते हैं कि आप जो है 1-1 हफ्ते में रीडिंग करके, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है और ठीक हो जाते हैं बच्चे। लाइलाज बीमारी नहीं है, इंसुलिन पे रहना पड़ता है। बताया कि जो डिसऑर्डर बच्चे हैं आप उनको फ्री निःशुल्क देते हैं, लेकिन जैसे कई बार हम देखते हैं कि नॉर्मल बच्चों को भी फिट्स और मिर्गी जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके मतलब मूल कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, दौरे की परेशानी जो होती है, हम लोग जो सीज़र डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसमें एक तो बहुत कॉमन तरह का दौरा होता है। अमूमन 5 साल तक के बच्चों में 3 से 4% बच्चों में एक या एक से अधिक बार दौरे आ सकते हैं। लेकिन अगर वो दौरा 5 मिनट का है, 6 मिनट का, मतलब 10 मिनट से कम के दौरे हैं और बच्चा बेहोश नहीं होता है, और साथ में ये दौरे के समय बुखार होना, अगर ऐसा लग रहा है कि बुखार है, बुखार किसी कारण से हो सकता है,
वायरल फीवर है, टाइफाइड है, कुछ भी। तो उसमें अगर बुखार के साथ दौरे आए हैं और ये बहुत कम समय के लिए रहे हैं और बच्चा बेहोश नहीं हुआ है और फिर अपने आप को होश में पाया है, तो ऐसे दौरे बहुत सामान्य दौरे बोलते हैं हम लोग, फेब्राइल कन्वल्सन। उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक पायरेक्सिया इंड्यूस्ड सीज़र होता है या सीज़र डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, उसके लिए फिर थ्रू आउट उसको कारण बहुत सारे हैं, जेनेटिक कारण भी है उसके पीछे, मोस्टली जेनेटिक कॉज़ है। और कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस करके, तो वो ठीक तो हो जाता है। ठीक होने के बाद उसके जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि हो सकता है इसको 5 साल तक इलाज की आवश्यकता हो, जिससे कि इसके दौरे ना आएँ दोबारा। तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो दौरे के कारण बनते हैं। दौरे बहुत सी कमियों के कारण, जैसे किसी में कैल्शियम कम हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो उसमें भी दौरे आ सकते हैं। तो दौरे के बहुत सारे कारण हैं और उनका इलाज है। सर ऐसा भी सुनने में आया है कि जैसे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको राज्य सलाहकार का मेंबर बनाया गया है। पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो आप उस पे अपना बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मुझे, चूँकि मैंने दिव्यांगों के लिए जितने कार्य किए हैं और स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए, मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं, उनकी फ़ील्ड में मैंने बहुत काम किया है। दिव्यांग जो हमारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए ब्लाइंड क्रिकेट हुआ, दिव्यांग क्रिकेट हुआ और भी पैरा ओलंपिक जितने काम किए हैं, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने मुझे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक मंत्रालय जो दिव्यांगजन मंत्रालय होता है, उसका एक राज्य सलाहकार बोर्ड का मेंबर 3 वर्ष के लिए मुझे बनाया, मनोनीत किया। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। और 2023 में उन्होंने अगस्त में मुझे बनाया था और 2025 इस वर्ष जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत-बहुत आभार है उनके लिए और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। ऐसे मैं अपने, जब भी मैं बैठक होती है लखनऊ में, तो मैं अपने विचार ज़रूर रखता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में है, यूडीआईडी कार्ड होता है, प्रत्येक दिव्यांग का यूडीआईडी कार्ड अधिक से अधिक बन जाए। और उनकी सबसे, उससे भी ज़्यादा चैलेंज होता था एक समय में कि दिव्यांगों का दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट बनाने के नाम पे पैसे लिए जाते थे, कि आप इतने प्रतिशत दिव्यांग हैं, तो उसमें भी बहुत परेशानी होती थी, वेटिंग होता था, डॉक्टर नहीं मिलते थे, दौड़ाया जाता था जिला अस्पतालों में। अभी क्या है कि प्रत्येक हेडक्वार्टर में, जिला अस्पताल में तो है ही है, और जिला अस्पताल के अलावा 1 और 2 अन्य अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में भी उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सर्टिफ़िकेट बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा इस सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वाक़ई में दिव्यांगों के लिए कुछ सोचा है, अच्छा कार्य किया है। तो अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को चिन्हित किया जा सकता है। जब चिन्हित होंगे, उनके यूडीआईडी कार्ड बन जाएँगे। यूडीआईडी कार्ड जस्ट लाइक आधार कार्ड जैसा होता है। हम सामान्य जनों का आधार कार्ड होता है, उनका यूडीआईडी आधार से लिंक होता है। तो जब भी उनको कोई पेंशन है, जैसे पहले यूपी गवर्नमेंट में पहले पेंशन मिलती थी ₹500 प्रति माह, अब हो गई ₹1000, अभी 1500 होने वाली है। उसका बल्कि 1500 क्या, मतलब 2027 में जो अगर सरकार बनती है, तो सीधे-सीधे ₹3000 उनको मासिक जो है, उनको भत्ता दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, जो दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो ₹3000 कितनी बड़ी राशि होगी कि उससे वो अपने आप को कितना वो मेंटेन कर सकते हैं, अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। और बहुत से कार्य जो है, जैसे से कौशल विकास से इनको जोड़ा गया। बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो घर पे बैठे ही अपनी चीज़ें बना रहे हैं, जो लघु उद्योग में हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, उनको सेल हो रही है। तो बहुत सारे कार्य सरकार कर रही है और उसमें जो मेरी भूमिका है, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किया जा सके। जी सर, वाक़ई आपका कार्य बेहद ही सराहनीय है। क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावक को? आपसे क्या आप देना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो छोटे बच्चों में आ रही है, छोटे बच्चे देर में बोल रहे हैं, उनका जो मानसिक विकास है बहुत पीछे चल रहा है। पहले ज़माने में देखें 1 साल में बच्चा चलता था, 1 साल में, डेढ़ साल में इतना फर्राटेदार बोलने लगता था। अभी क्या है, फैमिली बहुत छोटी हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है। एक मदर, एक फादर, एक बच्चा, और उसमें क्या है, कोई एक्सपोज़र नहीं, ना दादा-दादी है, ना बुआ-चाचा है, कोई ऐसा नहीं है। तो बच्चा जब सॉलिटरी लाइफ जी रहा है शुरू से ही, बिल्कुल अकेला जी रहा है, तो उसमें उसका जो मानसिक होना है, विकास होना है, मानसिक विकास कहीं न कहीं पिछड़ जाता है, पीछे हो जाता है, क्योंकि वो जब एक दूसरे से घुल-मिल नहीं सकता। आज ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि आप फ्लैट में अकेले पड़े हुए हैं, बच्चे को केवल टीवी के सहारे लगा दिया, मोबाइल में लगा दिया, कोई अन्य बच्चों से, उसकी उसकी उम्र के या उससे छोटे, उससे बड़े बच्चों के साथ जब वो नहीं घुलेगा-मिलेगा, नहीं खेलेगा, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ सब लोग पहले इस पे फ़ोकस करें कि कुछ हम अपने बच्चों को समय दे सकें, ना कि हम लोग टीवी, मोबाइल की तरफ रखें उसको। और बाकी बीमारियों का कहना है, तो बीमारियों, देखिए, कोई बीमारी किसी से बच नहीं सकते आप, ऐसे बीमारियाँ हो जाती हैं। बट हम लोग सावधानी रख सकते हैं, बच्चों की हाइजीन रखें हम लोग, बच्चे में अपने अच्छे हैंड वॉश की अच्छी उसको बताएँ, हैबिट डालें हम लोग।
उसको बताएं कि बेटा हैंड वॉश कितना इंपॉर्टेंट है। उसको कराने के लिए खुद उसके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। जब भी हम लोग शौच से आएँ, अब जाएँ खाना खाने से पहले, बाद में अपने हाथ को स्वच्छता से उसको धुल लें साबुन पानी से। तो उसको परफ़ॉर्म करके दिखाना होगा, बच्चे हम ही से सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी होगी। बाहर की जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। कौन कैसे बना रहा है, किस तरीके का, वो खराब है। शुरू से अच्छी हैबिट डालेंगे, फल फ्रूट खाने की हैबिट डालें, अच्छे खाद्य पदार्थ खाने की हैबिट डालें, थोड़ा उसको वॉक करने के लिए बोलें, हम लोग खुद चलें, उसको भी चलाएँ साथ में। तो ये सब बहुत अच्छी हैबिट्स हैं जो आज की बीमारियों से बचाएगा और आगे होने वाली बड़ी बीमारियों से बचाएगा। हार्ट डिजीज़ से बचाएगा, डायबिटीज़ से बचाएगा, बीपी से बचाएगा, ब्रेन हेमरेज से बचाएगा। तो जो फिट इंडिया मूवमेंट है हम लोग को, ईट इंडिया मूवमेंट, फिट और ईट इंडिया दोनों, अच्छा खाना है हमें और फिट रहना है। ये दोनों मूवमेंट से अपने और अपने परिवार को जोड़ना चाहिए, खासकर बच्चों को।